सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको बनाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि याद देखिएगा, क्योंकि ये उन्हीं प्रश्नों को हमने रखा है जो परीक्षाओं की दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है दोस्तों ये आपकी परीक्षाओं में काम आ जाए, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो दोस्तों आपको बता दूं, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। यकृत आप लोग चित्र में देख सकते हैं। हम आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं ताकि आपको चीजें आसान हो जाएं आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी है प्रोजेस्टेरॉन, सी है रिलैक्सिन और डी है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं, महिलाओं में तीनों हार्मोन का स्राव होता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होते हैं? यानी ऐच्छिक जो गतियां होती हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है सेरिबेलम, बी है थायराइड और सी है सेरिब्रम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो दोस्तों ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण में करता है, नियंत्रित करता है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए है स्पाइनल कॉर्ड और बी है हाइपोथैलेमस, सी है थायराइड और डी है पिट्यूटरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस की दोस्तों आपको बता दूं कि ये उत्तेजना प्रदान करता है, उत्तेजना प्रदान करता है हाइपोथैलेमस, और ये शरीर के तापक्रम को नियंत्रित का होता है हाइपोथैलेमस में ही। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों आपको बता दूं फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा कूटपाद। अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण है वो कूटपाद के द्वारा होता है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस चारों ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टैलिन। टैलिन है जो लार में पाया जाता है फ्रेंड्स, बाकी ये तीनों नहीं पाए जाते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास के द्वारा मनुष्य यानी व्यक्ति श्वास को अंदर और श्वास को बाहर लेता है। फ्रेंड्स अगला हमारा प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती है। आपको बता दें इसका कैसे करती है दोस्तों। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो ऑक्सीजन का काम करता है दोस्तों, जो ऑक्सीजन का काम करता है, कब ऑक्सीजन का काम करता है, क्रेब्स साइकिल चलती है, उससे 38 एटीपी का निर्माण होता है जिसमें 36 ग्लाइकोलाइसिस की वजह से होता है दोस्तों। और उसके बाद 38 एटीपी के बाद ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विघटन। हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज। फ्रेंड्स हमारा प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है,
एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप कितना होता है फ्रेंड्स, तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 120/180 रक्तचाप होता है एक स्वस्थ मनुष्य का। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर कहा जाता है। मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है उसकी बाहरी जो झिल्ली होती है, सबसे बाहरी जो झिल्ली होता है उसे ड्यूरामीटर कहा जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घ्राणेन्द्रिय पाली। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम को। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेलिस एवं स्टार्लिंग। फ्रेंड्स आपको बता दूं इन्हीं प्रश्नों को करवाने के लिए बहुत सारे लोग 30 से 40 मिनट तक ले लेते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको से वादा करता हूं कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और आपको कॉन्सेप्ट के सहित आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया जाएगा। तो हमारी यूट्यूब चैनल को पहली बात सब्सक्राइब कर लीजिए जितने लोग आए हो, क्योंकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं पृथक्करण का जो नियम है उसे मेंडल ने दिया था। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न 18 नंबर का कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान के जो जनक हैं उनका नाम लैमार्क नहीं दोस्तों, जो जीव विज्ञान के जनक हैं उन्हें हम लोग लैमार्क नहीं कहते, उनको हम अरस्तु कहते हैं। सॉरी माफ करिएगा, ध्यान नहीं दिए थे। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। और जीव विज्ञान दो भागों में बटा है, बॉटनी एंड जूलॉजी। फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न है कि बॉटनी शब्द का उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीक। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध प्यारे दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से है। हमारा आखिरी प्रश्न है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन दोस्तों एंथोलॉजी कहलाता है। कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन ए है हार्पिकिंस, बी है सी फंक, सी है वाटसन और डी है न्यूटन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सी फंक। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न और कह रहा है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? वही क्वेश्चन है, बस आपको घुमा कर पूछा गया है। विटामिन शब्द का
किस वैज्ञानिक ने दिया था विटामिन शब्द? ऑप्शन नंबर है मेडविल्यू, बी है सी फंक, सी है न्यूटन और डी है वाटसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी फंक। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए है 100 कैलोरी की, 50 कैलोरी की, 90 कैलोरी की, कुछ भी नहीं मिलता यानी शून्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य। विटामिन से कोई ऊर्जा वगैरह कुछ नहीं मिलता भैया, विटामिन से ऊर्जा वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? दोस्तों विटामिन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है लैटिन, बी है अंग्रेजी और ऑप्शन तीसरा है हिंदी और चौथा है उर्दू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन भाषा। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है प्यारे दोस्तों, विटामिन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिनोलॉजी, ऑप्शन बी है एस्ट्रोनॉमी और सी है एथोलॉजी और डी है ओडोंटोलॉजी। तो दोस्तों प्यारे भाई बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिनोलॉजी। ठीक है प्यारे दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए है कि पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, तीसरा है उपयुक्त दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। हम लोग चलते अपने 7वें नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कौन विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? यानी ऐसा कौन सा विटामिन है ऑप्शन में से जो जल में घुलता है यानी जो पानी में घुलता है? ऑप्शन ए है विटामिन बी, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन एक है विटामिन के और दूसरा है विटामिन ई, तीसरा है विटामिन डी, चौथा है विटामिन ए, पांचवा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि जो वसा में घुलनशील होता है वो विटामिन के, ई, डी, ए, टी चारों होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। विटामिन डी किस जो विटामिन होता है वो सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आंख की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता था? मनुष्य की जो आंख है उसके लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन डी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। मनुष्य की आंखों के लिए प्यारे दोस्तों, मनुष्य की आंखों के लिए विटामिन ए परम आवश्यक होता है। और मछलियों को खाने, जो कलेजा होता है उसको खाने से विटामिन ए की भरपूर मात्रा मिल जाती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है रेटिनॉल और दूसरा है कैल्सीफेरॉल और सी है टोकार्फेरॉल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन दूसरा है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी और चौथा है विटामिन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए। हम लोग चलते हैं दोस्तों, हमारी ये वाला हो गया ऑप्शन। हम लोग चलते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि किस विटामिन को
एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहा जाता है? ऑप्शन 1 है विटामिन ए, ऑप्शन दूसरा है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्यारे दोस्तों गाजर की हरी सब्जियों में, कि मूली में, कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका मतलब होता है गाजर में भी पाया जाता है, हरी सब्जियां और मूली में भी पाया जाता है, इसी का मतलब तीनों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? यानी रोग को प्रतिरोध, यानी रोग प्रतिरोधक, रोग जो होता है उसको रोकने वाला दोस्तों विटामिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? ऑप्शन पहला है विटामिन ए, दूसरा है, ये टाइप गलत हो गया है, विटामिन डी, और तीसरा है विटामिन सी, और दूसरा वाला ये चौथा है मान लीजिए विटामिन बी। तो प्यारे दोस्तों आपको बता दूं रतौंधी नामक बीमारी दोस्तों, जो रतौंधी होता है वो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है निकटोलोपिया लोपियो, बी है निकट दृष्टि दोष, और सी है दूर दृष्टि दोष, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निकटोलोपिया, निकटोलोपिया। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियो मलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, और चौथा है विटामिन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में क्या कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन ए में, कि बी12 में, कि विटामिन सी में, कि विटामिन डी में? तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विटामिन बी12 में। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, जो विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग है वो बेरी बेरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 22 है कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन ए है थायमीन, बी है राइबोफ्लेविन, सी है नियासिन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और ओठ फट जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी, कि विटामिन 2, कि विटामिन सी, कि विटामिन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी12, कि विटामिन बी1, कि विटामिन बी3, कि विटामिन सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन बी12। हमारा आखिरी प्रश्न है कि मछली के यकृत में से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में निकलता है? तो आपको बता दूं इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, कि विटामिन डी, कि उपयुक्त तो दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो मछली का यकृत होता है उससे विटामिन इनमें से